तो हेलो जी, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। हम लोग क्लास 12th का केमिस्ट्री शुरू किए थे, जिसमें से हमारा पहला और दूसरा लेक्चर हो चुका है। केमिस्ट्री यानी कि रसायन भाग 1 हिंदी माध्यम में बिहार बोर्ड के लिए और यूपी बोर्ड के लिए, दोनों बोर्ड के लिए हिंदी माध्यम में ही होता है। ठीक, देखिए हम लोग मेन रूप से बिहार बोर्ड 2026 के बोर्ड एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं। इसके लिए हम लोग रसायन भाग 1 में शुरू किए थे पहला चैप्टर का नाम क्या है, ठोस अवस्था। इसमें हमारा टोटल 2 लेक्चर हो चुका है, जिसमें हाँ पहला लेक्चर में हम आपको बताए थे ठोस अवस्था के मूलभूत गुण, उसके बाद बताए थे कि ठोस अवस्था का वर्गीकरण, उसके बाद बताए थे क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय जालक के बारे में। और फिर लेक्चर 2 में हम आपको बेहतरीन ढंग से समझाए थे क्रिस्टलीय जालक का वर्गीकरण कैसे किया गया है। आज हमारा लेक्चर 3 है। जैसा कि मैंने आपको लेक्चर 2 में बताया था कि हम लोग जब भी नया लेक्चर शुरू करेंगे तो उससे पहले वाला लेक्चर का पहले 15 मिनट वन शॉट रिवीजन कर लेंगे, ताकि जो बच्चे लेक्चर 2 को नहीं देख पाए हैं और आज लेक्चर 3 में उनका कोई दिक्कत ना हो। जो लेक्चर 2 को नहीं देख पाए हैं वो लेक्चर 3 को समझ जाए, नोट्स कर पाए। ठीक, तो पहले 15 मिनट जो हम लेक्चर 2 में पढ़ चुके हैं उसको रिवीजन करेंगे, ताकि जो बच्चे लेक्चर 1 को नहीं देखे, इससे पहले वाला लेक्चर नहीं देखे हैं, उनका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि लेक्चर पहले वाले लेक्चर में क्या पढ़ना था। ठीक, जो बच्चे देख लिए उनका रिवीजिंग हो जाए, ताकि पूरा बना सके। ठीक, तो चलिए वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। आप लोग फटाफट इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास क्या कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और इस वीडियो को फटाफट अपने लाइक कर दीजिए। ठीक, अगर वीडियो पसंद है तो अंत में कमेंट जरूर करके बताइएगा कैसा लगा वीडियो। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। लेक्चर 1 में मैंने आपको टॉपिक नंबर 1 बताया था कि टोटल 11 टॉपिक हम लोग को कंप्लीट करना है। टोटल 9 चैप्टर है रसायन भाग 1 में, और पहला चैप्टर में 11 टॉपिक है, जिसमें पहला टॉपिक और दूसरा टॉपिक हम लेक्चर 1 में कंप्लीट किए थे। टॉपिक नंबर 3 हम लोग लेक्चर 2 में कंप्लीट किए थे। आज टॉपिक नंबर 4 होगा क्रिस्टलीय जालक। ठीक, क्रिस्टलीय जालक के बारे में टॉपिक नंबर 4 है, और एकक कोष्ठिका, क्रिस्टलीय जालक और एकक कोष्ठिका उसको समझेंगे। लेकिन उससे पहले हम लोग टॉपिक नंबर 3 जो कि हम लेक्चर 2 में मेरे रूप से समझे थे उसको वन शॉट देख लेते हैं। पूरा इस आपके डायग्राम बना के लाए हैं। पिछला बार तो हम गुण बताए थे लिख के ना, लेकिन यहाँ पे डायग्राम बना के लाए हैं, आपको पूरा समझाते हैं। देखिए, हमने आपको लेक्चर 2 में बताया था कि जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं, क्रिस्टलीय ठोस किसे कहते हैं, वैसे ठोस जिनके अवयवी कण, जिन कणों से मिलकर बना होता है परमाणु, अणु, आयन, एक निश्चित व्यवस्था में, नियमित व्यवस्था में, उसे क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। और कणों के आकर्षण बल के आधार पर, जो जिन कणों से मिलकर ठोस बना होता है, उस कणों के आकर्षण बल के आधार पर क्रिस्टलीय ठोस को 4 भागों में वर्गीकृत किया गया है। हमने आपको बताया था पिछले लेक्चर में। पहला क्या है, आयनिक ठोस, देखिए ध्यान से। दूसरा है धात्विक ठोस, तीसरा सहसंयोजी ठोस, और चौथा आणविक ठोस। आणविक ठोस को भी 3 भागों में विभाजित किया गया है, एक अध्रुवीय, ध्रुवीय और हाइड्रोजन बंध। ठीक, तो ये टोटल हमारा 4 भागों में विभाजित किया गया है। किसको, क्रिस्टलीय ठोस को। हमने आपको बताया था क्रिस्टलीय ठोस को उसके कणों की बल के आधार पे, कणों के बल जो अंतरा आणविक आकर्षण बल होता है, अंतरा आणविक आकर्षण बल के आधार पे 4 भागों में विभाजित किया गया है। अब अंतरा आणविक आकर्षण बल नहीं समझ में आ रहा है तो अंतरा आणविक आकर्षण बल का मतलब है जिन कणों से मिल, जैसे एक मार्कर हो गया, मार्कर किन किन कणों से बना है, तो प्लास्टिक के छोटे छोटे कण से बना है। तो जो प्लास्टिक के छोटे छोटे अंदर कण है, उन दोनों के बीच आपस में पकड़े रखने की कितना बल है, क्षमता है, उसे क्या कहेंगे, अंतराणुक आकर्षण बल। तो अंतराणुक आकर्षण बल के आधार पर ही 4 को विभाजित किया गया है। पहला क्या है, आयनिक ठोस। हाँ, आयनिक ठोस का परिभाषा को बताया था। वैसे ठोस जिनके अवयवी कण आयन होते हैं उसे क्या कहेंगे, आयनिक ठोस कहेंगे। वैसे ठोस जिनके अवयवी कण आयन होते हैं उसे आयनिक ठोस कहेंगे। धात्विक ठोस किसे कहते हैं, वैसे ठोस जिसके अवयवी कण धातु आयन हो उसे धात्विक ठोस कहेंगे, परिभाषा होता है। ठीक, फिर धात्विक ठोस हो गया। सहसंयोजी ठोस किसे कहेंगे, तो वैसे ठोस जिसके अवयवी कण परमाणु हो उसे क्या कहेंगे, सहसंयोजी ठोस। परमाणु आपस में सहसंयोजी बंधन द्वारा बंधे होते हैं। ठीक, फिर चौथा है आणविक ठोस। आणविक ठोस किसे कहेंगे, वैसे ठोस जिसके अवयवी कण अणु हो उसे क्या कहेंगे, आणविक ठोस। तीनों के अणु ही होता है आणविक ठोस में, 3 प्रकार होते हैं, तीनों के अणु होता है। ठीक, तो समझ गए, परिभाषा बहुत सिंपल है, जो नाम है उसी के अनुसार। आयनिक ठोस है यानी कि अवयव कण आयन होगा, धात्विक ठोस यानी धातु आयन होगा, सहसंयोजी ठोस यानी कि परमाणु होगा, सहसंयोजी बंधन द्वारा बंधा होगा। फिर आणविक ठोस यानी अणु होगा, उसका अवयवी कण। तो बहुत आसान है, परिभाषा तो बच्चा भी याद कर लेगा। मेन है इसका गुण याद करना। हमने आपको बताया था लेक्चर 1 में कि जो डायग्राम है इसको कम से कम 5 बार खुद से बनाने का प्रयास कीजिएगा। एक बार देख के बनाइएगा, दूसरा बार में जहाँ पे अटकिएगा वहाँ पे देखिएगा, तीसरा बार चौथा बार बिना देख ले बनाइएगा, अब 5वां बार एकदम टेस्ट तरीका से पूरा धुरंधर बना के और मैच करिएगा। यानी 5 बार अगर ये डायग्राम आप बना लेंगे तो पूरा आपको याद हो जाएगा। ठीक, 5 का गुण जो हम आपको बताए थे पिछले लेक्चर में लिख के उसको हम एक डायग्राम में ले आए हैं। ठीक, अच्छी तरह से देखिए। सबसे पहला का नाम क्या है,
आयनिक ठोस, आयनिक ठोस को समझते हैं। आयनिक ठोस किसे कहते हैं? जिनके अवयवी कण आयन होते हैं उसे आयनिक ठोस कहेंगे। लेक्चर 1 में हमको बढ़िया से समझा दिए थे, ठीक। आज भी बढ़िया से समझाएंगे ही, ठीक। इसका प्रकृति क्या होती है? ये कठोर तथा भंगुर होते हैं। जो आयनिक ठोस होते हैं कठोर तथा भंगुर, मतलब आयनिक ठोस कहते हैं किसको है? तो देखिए, जैसे नमक हो गया, ZnS हो गया, K2SO4 हो गया, नमक NaCl। नमक देखें, नमक का ढेला देखे हैं? तो नमक का ढेला भंगुर होता है ना, उसको हथौड़ी से मारिएगा तो चूरी चूरी हो जाएगा। तो नमक का ढेला क्या होता है? भंगुर होता है। तो नमक क्या होता है? आयनिक ठोस। आयनिक ठोस में जो आयनों से मिलकर बना होता है, जैसे सोडियम आयन और क्लोरीन आयन मिलकर NaCl यानी कि नमक बनाता है, ठीक। और आयनिक ठोस में क्या है? इसके अवयवी कण आयन होंगे। इसका प्रकृति होता है कठोर और भंगुर होता है। जैसे नमक का ढेला चुरिएगा तो फूट जाएगा, भंगुर होता है, ठीक। और कठोर होता है। इस नमक के ढेला को लेकर के उसको कस के दाबिएगा तो नहीं दबेगा, हाथ में पूरा कठोर लगेगा छूने में, ठीक। मुलायम मतलब जो पूछ पूछ करता है छूने में। कठोर जो कठोर हो, जैसे मार्कर क्या है? कठोर, इसको छूने में कठोर है, ठीक। तो कठोर होता है, ठीक। या फिर उसको नमक का ढेला को लेके मारिए माथा पे तब दर्द होगा, चोट लगेगा, यानी कि वो कठोर है, ठीक। फिर गलनांक, इसका गलनांक उच्च होता है। आयनिक ठोस का गलनांक क्या होता है? उच्च होता है। नमक नॉर्मल टेम्परेचर पे, नमक तो पिघल जाता है नॉर्मल टेम्परेचर पे, सॉलिड अवस्था में रहता है ना, थोड़ा ज़्यादा गर्मी बढ़ता है तब पिघल जाता है, ठीक। तो इस गलनांक उच्च होता है। चालकता क्या होता है? या ठोस अवस्था में कुचालक होता है, यानी कि ठोस अवस्था में चालन नहीं करता है, नहीं, ठीक। और द्रव्य या विलयन की अवस्था में चालन करता है। मतलब नहीं समझ में आया, ध्यान से समझिए क्या कह रहा है। जब नमक को ढेर सारा आप हाथ पे लीजिएगा, या फिर समझिए कि ये हमारा बुक है केमिस्ट्री का, इस पे हम लोग क्या करेंगे? नमकवा है ना, उसको पैकेट फाड़ेंगे, नमक इस पे गिराएंगे। नमक ढेला ढेला छोटा छोटा होता है नमक का, नमक इस पे गिराएंगे और दो गो वायर लाएंगे, एगो ठंड का एगो गर्म का वायर होता है ना, दो गो ठंड का और गर्म का लाके जब स्कूल में सटाएंगे नमकवा में, तो देखेंगे ना कि करंट का फ्लो नहीं हो रहा, बॉलवा नहीं चलेगा। बॉलवा के दो वायर लाके यहाँ सटाएंगे, नमकवा में नमक क्या रहेगा? सॉलिड अवस्था में। यहाँ पर रखेंगे इसको, नमक पैकेट फाड़ के उसको उजलेंगे थोड़ा सा, उजल के उसको सटाएंगे तो क्या होगा? नहीं जलेगा बॉल, यानी कि कुचालक होता है ठोस अवस्था में। लेकिन जब इसको यह नमकवा को प्लेट में ले जाएंगे और उसको थोड़ा गर्म करके पिघला देंगे, यानी कि द्रव अवस्था में ले जाएंगे उसी नमकवा को, उसके बाद द्रव अवस्था के लिक्विडवा को लाएंगे एगो गिलास में, प्लास्टिक के गिलास में लाएंगे लिक्विडवा को, और उसमें जब डालेंगे हम लोग नमक का लिक्विड यानी कि द्रव अवस्था में ले जाके उसको पिघला करके नमक को, जब उसमें हम लोग विद्युत धारा प्रवाहित कराएंगे तो विद्युत धारा का चालन होगा, बल्ब भर जाएगा। यानी कि यह द्रव अवस्था में होगा। जब नमक को पिघला कर द्रव अवस्था में ले आएंगे तो उसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं वो प्रवाहित होने लगता है। यानी कि जब द्रव अवस्था में सुचालक होगा और ठोस अवस्था में कुचालक होगा। नमक होता है ठोस अवस्था में कुचालक और द्रव अवस्था में सुचालक होगा। या फिर नमकों को पानी में घोल दीजिए, पिघलाना नहीं है तो एक गिलास पानी लीजिए, उसमें नमक घोल दीजिए, उसके बाद विलयन बन जाएगा। नमक घोलने के बाद क्या बन जाएगा? विलयन। पानी में घोलने के बाद विलयन बन जाएगा। उसके बाद उसमें करंट फ्लो कराइए तो देखिएगा बल्ब जलने लगेगा, यानी कि करंट का प्रवाह होगा। तो समझ गया, करंट का प्रवाह या तो विलयन उसको बना दीजिए, नमक को विलयन बना दीजिए घोल के, या फिर नमक को पिघलाकर द्रव अवस्था में लेकर चल जाइए, उसके बाद ही उसमें करंट का फ्लो होगा। अगर नमक ठोस अवस्था में है तो उसमें करंट का फ्लो नहीं होगा, यही कहा गया है, ठीक। अगला है आकर्षण बल। तो इसमें स्थिर विद्युत की, जिसे कुलाम का आकर्षण बल नियम दिया गया है, आकर्षण बल का वही होता है। स्थिर विद्युत की इलेक्ट्रोस्टैटिक बल लगता है, ठीक। इसमें कौन सा बल लगता है? इसके अणुओं के बीच बल के आधार पर ही अलग अलग भाग में विभाजित किया गया है ना। हम आपको क्या बताएं कि जो क्रिस्टलीय ठोस है उसके अणुओं के बल के आधार पर ही उसके जो कण है क्रिस्टल के बल के आधार पर ही अलग अलग भाग में विभाजित किया गया है। तो इसमें क्या होता है? स्थिर वैद्युत बल होता है, मतलब कि आयनों के बीच जो आयनिक बंधन बनता है उसके हिसाब से बल बनता है, ठीक। पॉजिटिव और निगेटिव के बीच में जो बल लगता है वही होता है इसमें स्थिर वैद्युत इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और इसका उदाहरण में क्या हो जाएगा? ZnS, K2SO4 और NaCl। ये तीनों काफी महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। इसका उदाहरण क्या क्या होगा? ZnS, देखिए यहाँ पर ZnS, K2SO4 और NaCl, ठीक। इसका उदाहरण तो आयनिक बंध समझ में आ गया। क्या क्या होगा इसे? आयनिक ठोस अवयवी कण आयन होगा, प्रकृति कठोर व भंगुर होगा। फिर क्या है? चालकता या ठोस अवस्था में कुचालक होगा, लेकिन द्रव अवस्था या फिर विलयन बनाने पे सुचालक हो जाएगा। आकर्षण बल इसमें स्थिर वैद्युत की लगता है, ठीक। और फिर उदाहरण में ZnS, K2SO4 और NaCl।
दूसरा है हमारा धात्विक ठोस। धात्विक ठोस क्या होता है, इसके अवयवी कण धातु और आयन होते हैं। धात्विक ठोस के अवयव कण क्या होते हैं, धातु आयन होते हैं। इसकी प्रकृति क्या होती है, यह कठोर होती है, लेकिन कठोर के साथ साथ, कठोर मतलब कि धात्विक ठोस मतलब लोहा हो गया, कॉपर हो गया, तांबा हो गया, एल्युमिनियम हो गया। लोहा का रड लाइए, उसको हाथों में मारिएगा तो चोट लगेगा, यानी कि वो कठोर होता है, उसको पुचकाइएगा हाथों से नहीं पुचकेगा। तो लोहा क्या होता है, कठोर होता है, यानी कि धात्विक ठोस क्या होता है, कठोर होता है। जिस प्रकार से नमकवा का ढेलवा कठोर था, उसी प्रकार से लोहा भी कठोर होता है। यानी कि जो धात्विक ठोस होता है वो भी कठोर होता है। किससे बना होता है, धातु आयन से बना होता है। कठोर के साथ साथ आघात वर्ध एवं तन्य होता है। आघात वर्ध मतलब कि इसको पीट के चदरा बनाया जा सकता है। लोहा को गर्म कीजिए, उसको खूब पीटिए हथौड़े से, पीट पीट के लोहा का चदरा बनाया जा सकता है। चदरा बना दीजिएगा तो लोहा का चदरा बनाया जाता है, यानी कि जिसको भी पीट के चदरा बनाया जा सकता है उसे कहते हैं आघात वर्धता। और तन्यता मतलब जिसको खींच के लंबा किया जा सकता है उसे कहेंगे तन्यता। तो जो धातु आयन होता है यह कठोर तो होता है, लेकिन साथ में आघात वर्ध एवं तन्य भी होता है। कठोर के साथ साथ क्या होता है, आघात वर्ध और तन्य भी होता है धातु आयन, ठीक, याद रखिएगा। तन्य मतलब कि जिसको खींच के लंबा तार बनाया जा सकता है, ठीक। लोहा जैसे आप लोग जानते होंगे, सोना के 1 ग्राम सोना से 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है, खींच के, ठीक। इसका गलनांक क्या होता है, उच्च होता है, ठीक। इसका गलनांक साधारण उच्च। साधारण उच्च मतलब कि कई सारा ऐसा भी धात्विक ठोस है जो कि रूम टेम्परेचर पे लिक्विड अवस्था में रहता है, यानी कि द्रव अवस्था में। जैसे पारा का नाम सुने होंगे, थर्मामीटर में पारा रहता है, जो रूम टेम्परेचर पे भी लिक्विड अवस्था में रहता है, ठीक। उसको ठंडा करने पे ठोस अवस्था में जाता है। लेकिन लोहा, कॉपर, एल्युमिनियम, ये सब जो धात्विक ठोस है ये रूम टेम्परेचर पे सॉलिड अवस्था में रहता है, यानी कि ठोस अवस्था में। उसको बहुत ज्यादा गर्म करने पे क्या होता है, उच्च तापमान चाहिए, तब ये गल के द्रव अवस्था में जाता है, यानी कि उच्च तापमान चाहिए, ठीक। नमक को भी गलाने के लिए उच्च तापमान चाहिए, 100 से ज्यादा डिग्री सेल्सियस पे गर्म करना पड़ता है, ठीक। चालकता क्या हो जाएगा, सुचालक होता है, जानवे करते होंगे। जितना भी धातु होता है सभी विद्युत का चालन करता है। धातु, क्योंकि धातु के आंतरिक कक्षा में फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, इसीलिए धातु विद्युत का सुचालन करती है। यानी कि लोहा के रडवा में इधर दीजिएगा, लोहा का रडवा लीजिए, जैसे इस पे लिया था नमकवा ना, नमकवा में तो विद्युत का प्रवाह नहीं हुआ था, लेकिन उसको गलाने पे हो गया था या फिर घोलने पे पानी में। उसी प्रकार से लोहा का रड लीजिए, लोहा का रड लेने के बाद इधर ठंड का इधर गर्म का सटाइए, उधर बॉल लगाइए। जब सटाएंगे ना तो देखिएगा जो तार होगा उसमें विद्युत का फ्लो हो जाएगा, यानी कि जो लोहा का रड रहेगा उसमें विद्युत का प्रवाह हो जाएगा, यानी कि विद्युत का सुचालक होता है। लोहा का, चाहे कॉपर का, चाहे एल्युमिनियम का, चाहे चांदी का। सबसे अच्छा विद्युत का चालक क्या होता है, चांदी का तार। उसके बाद क्या होता है, कॉपर, कॉपर के बाद एल्युमिनियम, उसके बाद लोहा आता है। तो सबसे अच्छा चालक पूछा जाए तो चांदी होगा, लेकिन मेन रूप से चांदी बहुत महंगा होता है, इसलिए कॉपर का इस्तेमाल करते हैं। चांदी के बाद कॉपर होता है सबसे अच्छा चालक, ठीक। तो जितना भी धातु होता है सब विद्युत का चालन करता है, जानवे करते हैं। लोहा में किस चीज में करंट आ जाता है, यानी कि विद्युत का चालन करता है। फिर क्या है, आकर्षण बल। इसमें कौन सा आकर्षण बल पाया जाएगा, तो धात्विक आबंध पाया जाता है। जो धात्विक आबंध होता है ये पाया जाता है इसमें। धातु का जितना भी हम लोग मटेरियल यूज करते हैं, कॉपर धातु यूज करते हैं हम लोग, तो कॉपर का बर्तन होता है, एल्युमिनियम यूज करते हैं, एल्युमिनियम का बर्तन बनता है। तो एल्युमिनियम का जो मेन ठोस होता है, ये सब की क्या होता है, धात्विक बंध जोड़ा आपस में बंधे होते हैं, धात्विक बंध जोड़ा, ठीक। इसका आकर्षण बल क्यों होता है, धात्विक बंध के कारण। याद रखिएगा, धात्विक बंध के कारण। उदाहरण में जितना भी तत्व का नाम आप, जितना भी मेटल का नाम आप जानते हैं, जितना भी धातु का, चांदी, सोना, पारा, और क्या क्या होगा, आयरन, निकेल, कोबाल्ट, कॉपर, जितना भी कोबाल्ट होता है शायद, जो भी हो, जिंक, जितना भी आप लोग जानते हैं धातु के नाम, सभी धातु का नाम लिख दीजिएगा। ये सब क्या हो जाएगा, धात्विक ठोस का उदाहरण। आयनिक ठोस का उदाहरण नमक हो गया, K2SO4 और ZnS, दम याद कर लेना है, ठीक, मेरे तरह। अगला है सहसंयोजी बंध ठोस। तीसरा है हमारा सहसंयोजी ठोस। ये सब किसके आधार पर वर्गीकृत किया गया है, तो जो क्रिस्टलीय ठोस होता है उसके अंदर के अंतरा अणु आकर्षण बल, उसके कणों के बीच का आकर्षण बल के आधार पर, ठीक। तो तीसरा है सहसंयोजी ठोस। इसमें परमाणु से मिलकर बना होता है। इसका अवयवी कण क्या होता है, परमाणु होता है, ठीक। सहसंयोजी ठोस का अवयवी कण परमाणु होगा। धात्विक ठोस के धातु आयन, और आयनिक ठोस के क्या हो जाएगा, आयन हो जाएगा, ठीक। यह इसका क्या प्रकृति, जो सहसंयोजी ठोस होता है यह कठोर होता है। तीनों अब तक जितना भी देखते आ रहे हैं सब कठोर होता है, ठीक। प्रकृति इसका कठोर होता है, लेकिन अब बाद में ग्रेफाइट होता है जो मुलायम होता है। ग्रेफाइट मतलब पेंसिल का नोक,
पेंसिल का नोक होकर आप नाखून से भी छील सकते हैं। तो अपवाद में ग्रेफाइट होता है जो कि विद्युत का चालन करता है, विद्युत का चालन भी करता है और मुलायम भी होता है। सहसंयोजी ठोस का लेकिन उदाहरण में आता है। ठीक, तो सहसंयोजी ठोस किसे कहेंगे? जिसका परमाणु अवयवी कण परमाणु होता है और इसकी प्रकृति कैसी होती है? कठोर होती है, लेकिन अपवाद में ग्रेफाइट है जो कि कठोर नहीं मुलायम होता है। उसी प्रकार से गलनांक, इसका गलनांक अत्यधिक उच्च होता है, काफी ज्यादा हाई होता है। आप लोग अगर जैसे इसका एग्जांपल होता है हीरा होता है, ग्रेफाइट होता है। ग्रेफाइट को पिघलाना चाहेंगे तो बहुत ज्यादा टेम्परेचर करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा। ठीक, तो इसका गलनांक काफी ज्यादा उच्च होता है, अत्यधिक उच्च होता है। ठीक, इसका चालकता, तो यह कुचालक होता है। जितना भी सहसंयोजी ठोस है यह विद्युत का कुचालक होता है, यानी विद्युत का चालन नहीं होता है। आप हीरा लीजिए, हीरा में विद्युत का चालन करवाइएगा, हीरा रखिए इस प्रकार से गर्म का ठंड का तरवा सटाइएगा, बॉल नहीं जलेगा। हीरा विद्युत का चालन नहीं करता है। सिलिकॉन कार्बाइड लीजिए, उसमें विद्युत का चालन नहीं, सिलिकॉन कार्बाइड है ना, हाँ, सिलिकॉन कार्बाइड में विद्युत का चालन नहीं होगा। यानी कि जो सहसंयोजी ठोस होता है उसमें विद्युत का चालन नहीं होता है। लेकिन जो इसका अपवाद में आ जाता है ग्रेफाइट, ग्रेफाइट एक सहसंयोजी ठोस है लेकिन यह विद्युत का चालन करता है। उसी और ग्रेफाइट दो जगह अपवाद में है, एक तो इसका कठोरता में, जो ग्रेफाइट है मुलायम भी होता है और विद्युत का चालन भी करता है। लेकिन ज्यादातर सहसंयोजी ठोस होते हैं वह कठोर होते हैं और विद्युत का चालन नहीं करते हैं, कुचालक होते हैं। ठीक, तो समझ गए, अपवाद केमिस्ट्री में हर जगह आता है। तो सहसंयोजी ठोस किसे कहेंगे? जो परमाणु से मिलकर, इसका अवयवी कण परमाणु होता है। प्रकृति की बात करें तो यह क्या होता है? कठोर होता है, अपवाद में ग्रेफाइट आ जाता है जो कि मुलायम होता है। फिर इसका चालकता की बात करें तो यह विद्युत का सुचालक होता है, सॉरी कुचालक होता है, विद्युत का चालन नहीं करता है, लेकिन अपवाद में ग्रेफाइट आ जाता है जो कि चालन करता है। इसकी गलनांक की बात करें तो अत्यधिक उच्च होगा गलनांक। उदाहरण की बात करें इसका, उदाहरण में आ गया हमारा हीरा, ग्रेफाइट, सिलिकॉन कार्बाइड। इसका आकर्षण बल की बात करें तो सहसंयोजी ठोस है, यानी कि सहसंयोजी बंध होगा। ठीक, सहसंयोजी बंध के कारण आपस में बंधे होते हैं। इसके जितने भी अणु होते हैं आपस में सहसंयोजी बंध के द्वारा बंधे होते हैं। ठीक, इसके सहसंयोजी ठोस के जितने भी आपस में कण होते हैं, अवयवी कण, वो सब किसके द्वारा आपस में बंधे होते हैं? सहसंयोजी बंधन के द्वारा बंधे होते हैं। ठीक, चौथा है हमारा आणविक ठोस। आणविक ठोस किसे कहेंगे? जो अणुओं से मिलकर बना होता है। यह तीन प्रकार का होता है, पहला है अध्रुवीय, दूसरा है ध्रुवीय, तीसरा है हाइड्रोजन बंध। अध्रुवीय किसे कहेंगे? जिसका अध्रुवीय जो अणु से मिलकर, तीनों में अध्रुवीय की मुख्य विशेषता क्या हो जाएगी? इसके अवयवी कण अणु होता है। ठीक, इसका प्रकृति यह मुलायम होता है। अध्रुवीय क्या होता है? मुलायम होता है। गलनांक इसका कम होता है, गलनांक तीनों का कम होता है। ठीक, दूसरा है ध्रुवीय, तीसरा है हाइड्रोजन बंध। ये भी अणु से बना होता है, ये भी अणु से, ये भी अणु से, क्या तीनों तो आयनिक ही बंध है ना, आयनिक ठोस ही है ना, तो तीनों अणु से बना होता है। अगर प्रकृति की बात करें तो पहल का दूसरा का मुलायम होता है लेकिन तीसरा का कठोर होता है। हाइड्रोजन बंध वाला कठोर होता है लेकिन बाकी दो अध्रुवीय मुलायम होता है। ठीक, अगला इसका गलनांक की बात करें तो तीनों का निम्न कम गलनांक होता है। ठीक, गलनांक बहुत कम होता है, निम्न होता है। ठीक, क्योंकि हाइड्रोजन बंध के एग्जाम्पल में आ जाता है हमारा बर्फ, जो हम लोग पानी का बर्फ जमाते हैं वो आ जाता है। ठीक, तो समझ गए, हाइड्रोजन बंध तीनों अणुओं से मिलकर बना होता है। अध्रुवीय और ध्रुवीय मुलायम होता है लेकिन हाइड्रोजन बंध कठोर होता है। तीनों हाइड्रोजन बंध, अध्रुवीय, ध्रुवीय, तीनों क्या होता है? इसका गलनांक निम्न होता है। तीनों विद्युत का कुचालक होता है, किसी तीनों में से किसी में विद्युत का चालन नहीं करता है। ठीक, फिर आकर्षण बल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो ध्रुवीय होता है, ध्रुवीय, इसमें आकर्षण बल लगता है द्विध्रुव आकर्षण बल। ठीक, द्विध्रुव बंधन के कारण इसके अणु बढ़े होते हैं। पहला है क्या है? अध्रुवीय, इसमें होता है परिक्षेप या लंदन बल, ये काफी महत्वपूर्ण है। लंदन बल ऑब्जेक्टिव बनता है आपसे जब साप्ताहिक टेस्ट होगा आपका इस संडे को, उसमें आपसे पूछा जाएगा। ठीक, साप्ताहिक टेस्ट कहाँ होगा? तो आपको डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, टेलीग्राम ग्रुप का, टेलीग्राम चैनल का, वहीं पे होगा आपका साप्ताहिक टेस्ट। और मंथली टेस्ट हर महीने आपका टेस्ट होगा, जो भी हम पिछले महीने में पढ़ेंगे, और साप्ताहिक टेस्ट में जो भी हम पूरे सप्ताह में पढ़ेंगे उसका टेस्ट होगा। ठीक, तो साप्ताहिक टेस्ट में आपसे ये पूछा जाएगा कि अध्रुवीय जो अध्रुवीय ठोस होते हैं वह किस बल के कारण बंधे होते हैं? लंदन बल। ठीक, याद रखिएगा, लंदन बल या फिर परिक्षेप बल। और ध्रुवीय जो होगा वो द्विध्रुव बंधन के कारण द्विध्रुव बंधन, और जो हाइड्रोजन बंध होगा वो हाइड्रोजन बंध के कारण। ठीक, जो हाइड्रोजन बंध ठोस होगा वह हाइड्रोजन बंधन के कारण, हाइड्रोजन के बीच जो बंधन बनता है उसी कारण उसके अणु आपस में जाते हैं, चिपके रहते हैं, आपस में आकर्षण रहता है। ठीक, इसके एग्जाम्पल में H2 हो गया, जो H2 हो गया, I2, Cl2, CO2 एक्सेट्रा। फिर द्विध्रुव का एग्जाम्पल, सॉरी ध्रुवीय का या अध्रुवीय का हो गया ये सब, H2, I2, Cl2। और ध्रुवीय का एग्जाम्पल हो जाएगा हमारा HCl, सल्फर डाइऑक्साइड, SO2। ठीक,
तीसरा हाइड्रोजन बंध, इसका एग्जांपल हो जाएगा ठोस बर्फ, जो हमारे घर में फ्रिज में बर्फ जमाते हैं पानी का, वही हो जाएगा ठोस H2O और NH3, ठीक, ठोस NH3। इसका गलनांक निम्न क्यों होता है? क्या है कि पानी हमारे घर में देखते हैं ना, लिक्विड अवस्था में रहता है, द्रव की अवस्था में, इसीलिए इसका निम्न होता है गलनांक। लेकिन उसको गर्म कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, जो पानी होता है उसको गर्म करने पे बर्फ बन जाता है। आप बर्फ को हाथ पे मारिए, चोट लगेगा, उसको दवाई नहीं दबेगा, जब पूरी तरह से बर्फ जम जाएगा, यानी कठोर हो जाता है। इसीलिए इसकी प्रकृति में यह कठोर हो जाता है, लेकिन बाकी दोनों मुलायम रहता है, ठीक। तो ये पूरा इसका एक्सप्लेनेशन था, पूरा जो हमारे पिछले लेक्चर में हुआ था पूरा है। आप लोग स्क्रीन शॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिएगा, ठीक। इसको इरेज करते हैं। हमारा 15 मिनट हो गया। हम आपको बताए थे 15 मिनट में हम लोग पिछला लेक्चर में जो भी पढ़े उसको पहले वन शॉट रिवीजन कर लेंगे, ताकि आपका सब रिवाइज हो जाए, सब माइंड में रिकॉल हो जाए, ठीक है। अब इसको हम इरेज करते हैं, लेकिन उससे पहले काफी महत्वपूर्ण सवाल है कि जो सहसंयोजी ठोस होता है, तीसरा नंबर पर देख सकते हैं सहसंयोजी ठोस, इसी को नेटवर्क ठोस भी कहा जाता है। हम आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछेंगे साप्ताहिक टेस्ट में, ठीक, कि सहसंयोजी ठोस को और दूसरा नाम क्या है? नेटवर्क ठोस। इसी का नाम है सहसंयोजी ठोस, इसी का नाम है विशाल अणु, इसे विशाल अणु भी कहा जाता है, और इसे परमाणविक ठोस भी कहा जाता है। जो सहसंयोजी ठोस होता है इसे परमाणविक ठोस भी कहा जाता है, विशाल अणु भी कहा जाता है, और नेटवर्क ठोस भी कहा जाता है। काफी महत्वपूर्ण है, नोट कर लीजिएगा, ठीक। अगर हम इसको इरेज करते हैं, आज हम लोग टॉपिक नंबर 5 को स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम क्या है? क्रिस्टलीय जालक एवं एकक कोष्ठिका, ठीक। दिखा देते हैं, ये रहा हमारा बुक, इसमें टॉपिक नंबर 5 देखते हैं, क्रिस्टलीय जालक एवं एकक कोष्ठिका, टॉपिक नंबर 4, सॉरी, ठीक। टॉपिक नंबर 4 है हमारा क्रिस्टलीय जालक और एकक कोष्ठिका, इसी को स्टार्ट करेंगे, ठीक। लिख देते हैं 4 नंबर टॉपिक, नाम क्या है? क्रिस्टलीय जालक एवं एकक कोष्ठिका। क्रिस्टलीय जालक एवं एकक कोष्ठिका। और आप लोगों के लिए बहुत सारा न्यू चीज लाए हैं, नया सरप्राइज है, जो कि हम आपको वीडियो के लास्ट में बताएंगे। कई सारे नया सरप्राइज है आपके लिए, बहुत सारा कंटेंट, बहुत सारा मतलब कि विशेष सुविधाएं आपके लिए लाया गया, जो हम आपको लास्ट में बताएंगे, ठीक। देखिए, समझिए, क्रिस्टलीय जालक एवं एकक कोष्ठिका हमारा चौथा टॉपिक है, इसको स्टार्ट करते हैं, ठीक। इसमें होता है क्रिस्टलीय जालक किसे कहते हैं, ठीक। सबसे पहले हमारा इसमें क्या समझना है, क्रिस्टलीय जालक किसे कहते हैं, तो इसका परिभाषा लिखना होगा। क्रिस्टलीय जालक किसे कहते हैं, ठीक। क्रिस्टलीय जालक तो लिखेंगे त्रिविम मतलब कि थ्री डायमेंशनल MLT होता है ना, थ्री डायमेंशनल। तो त्रिविम में यानी कि 3 विमाओं में, त्रिविम में एक नियमित व्यवस्था को, अणुओं के नियमित व्यवस्था को, त्रिविम में कणों की नियमित व्यवस्था को क्या कहेंगे? क्रिस्टलीय जालक कहेंगे, ठीक। त्रिविम में अनंत बिंदुओं के नियमित व्यवस्था को क्या कहा जाता है? क्रिस्टल जालक कहा जाता है। इसे लिखेंगे क्रिस्टल जालक का परिभाषा, ठीक। इसको बाद में पहले क्रिस्टल जालक को समझते हैं, उसके बाद एकक कोष्ठिका को समझेंगे। लिखेंगे इसका परिभाषा, त्रिविम में, आप लोग आज ध्यान से समझ जाइए इसको, फिर कल हम लोग 15 मिनट रिवीजन करेंगे अगले लेक्चर में, जो भी आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चौथा टॉपिक, ठीक। त्रिविम में अनंत कणों के अनंत बिंदुओं के नियमित व्यवस्था को बिंदु कौन कौन से हो सकते हैं? बिंदु मतलब इसके कण, कौन के? परमाणु, अणु या
आयन। ये त्रिभुज में अनंत बिंदुओं के नियमित व्यवस्था। नियमित व्यवस्था को ही क्रिस्टलीय जालक कहते हैं। ठीक, क्रिस्टलीय जालक कहते हैं। ठीक, इसका परिभाषा यह होगा, क्रिस्टलीय जालक का परिभाषा क्या होगा, त्रिविम मतलब कि 3 डायमेंशन, MLT होता है 3 डायमेंशन, ऊंचाई दूरी XYZ 3 डायरेक्शन में होता है, तो 3 डायमेंशनल त्रिविम में अनंत बिंदुओं के, अनंत बिंदु मतलब जितना भी उसका कण होगा, अनंत कण होता है ना, अंदर परमाणु, कई सारा परमाणु मिलकर बनते हैं ना, जैसे हमारे बॉडी में फिंगर में बहुत सारा सेल है, कोशिका भी बना होता है परमाणुओं से, यानी कि अनंत परमाणु होता है, अनंत उसके अंदर कण होता है। तो अनंत बिंदुओं यानी कि कणों से क्या क्या कण हो सकता है, परमाणु, अणु या फिर आयन। तो अनंत परमाणुओं, अणुओं या फिर आयनों से नियमित व्यवस्था को, जो उनका नियमित व्यवस्था होता है, उसे कहते हैं क्रिस्टलीय जालक। ठीक, तो त्रिविम में यानी कि 3D में, त्रिविम में अनंत बिंदुओं के नियमित व्यवस्था को क्या कहेंगे, क्रिस्टलीय जालक कहेंगे। ठीक, क्रिस्टलीय जालक कितने प्रकार के होते हैं, तो यह 3 प्रकार का होता है। यह 3 प्रकार के होते हैं। यह 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है, देखिए यह 3 प्रकार का होता है। ठीक, जो क्रिस्टलीय जालक होता है यह 3 प्रकार का। पहला एक विमीय, पहला होगा एक विमीय क्रिस्टलीय जालक। ठीक, इसमें क्या होता है, इसमें अवयवी कण एक विमीय यानी कि एक विमा, केवल एक्स एक्सिस पे या फिर केवल बाई एक्सिस पे, यानी कि एक सरल रेखा में। एक विमीय मतलब कि इस प्रकार से होता है ना जी, ये होता है बाई एक्सिस, होता है एक्स एक्सिस। एक विमीय या फिर एक विमीय मतलब होगा सिर्फ एक्स एक्सिस पे होना चाहिए। ठीक, सिर्फ इसी पे होगा इस प्रकार से, या फिर सिर्फ इसी पे इस प्रकार से। ठीक, कोई एगो पे सरल रेखा में। ठीक, इसे कहते हैं एक विमीय। अगर द्विविमीय कहेगा तो दोनों में होगा इस प्रकार से बीच में। ठीक, तो एक विमीय क्या होगा, पहला होगा एक विमीय क्रिस्टलीय जालक। इसका क्या होगा, इसमें अवयवी कण एक सरल रेखा में पुनरावृत्त करते हैं। ठीक, पुनरावृत्त मतलब क्या होता है कि रिपीटिंग मतलब फिर से आना। ठीक, दोहराना, पुनरावृत्त ऐसे लिखा था ना, देख लेते हैं। पुनरावृत्त करते हैं अवयवी कण एक सरल रसल लिखा, सरल रेखा में पुनरावृत्त करते हैं। ठीक, एक विमीय क्रिस्टलीय जालक किसे कहेंगे, पहला होगा एक विमीय, दूसरा द्विविमीय, तीसरा होता है त्रिविमीय। 3 प्रकार के, पहला एक विमीय, दूसरा द्विविमीय, तीसरा त्रिविमीय। एक विमीय किसे कहेंगे, जिसमें अवयवी कण एक सरल रेखा में पुनरावृत्त करते हैं, इस प्रकार से एक सरल रेखा में। ठीक, यह एक सरल रेखा है, इसमें इस प्रकार से पुनरावृत्त कर रहे हैं एक सरल रेखा में। ठीक, इसे कहेंगे, क्या कहेंगे, अवयवी कण एक सरल रेखा में केवल एक्स एक्सिस पे करेंगे, उसे कहेंगे एक विमीय। दूसरा होता है द्विविमीय, क्या होता है, द्विविमीय। द्विविमीय किसे कहते हैं, इसमें क्या होता है ना, ध्यान से समझिए, इसमें अवयवी कण एक सरल रेखा के जगह एक तल में, यानी कि एक्स और वाई एक्सिस दोनों पे, इसमें हो गया वाई एक्सिस, हो गया एक्स एक्सिस, दोनों पे एक तल में इस प्रकार से पुनरावृत्त करेंगे, यानी कि दोनों में
ठीक, इस प्रकार से पुनर्वृत्त कर रहे हैं तो ये एक सरल रेखा भी बन रहा है, तो ऊपरी रेखा भी बन रहा है, यानी कि वाई एक्सिस भी और एक्स एक्सिस दोनों पे पुनर्वृत्त करेंगे। ठीक, तो इसमें अभी कर्ण एक तल में, इस प्रकार से इसे क्या कहेंगे, एक तल में पुनर्वृत्त करते हैं। ठीक, लिखेंगे इसमें अभी कर्ण एक तल में पुनरावृत्त करते हैं, पुनरावृत्त करते हैं। ठीक, इसका स्ट्रक्चर किस प्रकार से होगा, इस प्रकार से एक तल में पुनरावृत्त, ये एक इस प्रकार से होगा और नीचे भी। देखिए आप लोग ध्यान से, ये हो गया ना, ये हो गया नीचे वाई एक्सिस पे भी, इधर एक्स एक्सिस पे भी हो गया, यानी कि एक तल में पुनर्वृत्त कर रहा है, एक्स एक्सिस पे भी जा रहा है, वाई एक्सिस पे भी जा रहा है। ठीक, ये हो गया एक्स डैश वाई, यानी कि एक्स और वाई एक्सिस दोनों पे एक तल में पुनर्वृत्त कर रहा है। सब अवयवी कण जो है इसका, जिन कणों से मिलकर बना होता है, यह एक तल में पुनर्वृत्त कर रहा है, यानी कि दोहरा रहा है, अपने संख्या को दोहरा रहा है, पुनर्वृत्त कर रहा है, मतलब दोहरा रहा है, एक से ज्यादा हो रहा है। ठीक, तो यह एक तल में हो रहा है, इसे क्या कहेंगे, द्विविमीय। समझ गए? पहला है एक विमीय, एक विमीय किसे कहेंगे, अवयवी कण एक सरल रेखा में पुनर्वृत्त करता है, उसे एक विमीय कहते हैं। फिर द्विविमीय है, इसमें अवयवी कण एक तल में पुनर्वृत्त करते हैं, इसे द्विविमीय कहते हैं। ठीक, तीसरा है त्रिविमीय, इसमें अवयवी कण त्रिविम में, यानी कि 3D में, 3D में कैसे होता है, देखिए ये हो गया एक्स, ये हो गया सॉरी वाई एक्सिस, जो हो गया एक्स एक्सिस, एक्स वाई, एक खिंचाएगा, इसको कहेंगे जेड एक्सिस। ठीक, इस प्रकार से सुन, यहाँ पर से खिंचाएगा जेड एक्सिस, इसको कहेंगे जेड एक्सिस, इधर जेड डैश, इधर एक्स डैश, इधर वाई डैश। ठीक, एक्स वाई जेड तीनों डायरेक्शन में, एक्स वाई जेड तीनों डायरेक्शन नहीं समझ में, मतलब क्या हुआ, मतलब कि 3D जिसमें इस प्रकार से देखिए। ठीक, इस प्रकार से इसमें ऊंचाई भी होगा, लंबाई भी होगा और फिर चौड़ाई भी होगा। मान लिया जाए कि इसको हम लोग एक्स मान लेते हैं, इस प्रकार से ये एक्स एक्सिस हो गया। ठीक, ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया, ऊपर वाला वाई एक्सिस हो गया, तो जो अंगूठा सामने सामने दिखा रहा है ये होगा जेड एक्सिस। जेड एक्सिस मतलब कि सामने सामने, जैसे आप अपने जिस रूम में बैठे हैं उसका कोना देखिए, कोना पे 3 गो आपको दिख रहा होगा, एक ऊपर जा रहा होगा, एगो दाएं से एगो बायां से। जिस रूम में बैठे हैं वहां पे कोना देखिए, उस रूम के कोना में 3 गो होगा, 3 डायमेंशनल होगा। ठीक, एगो ऊंचाई होगा, एगो लंबाई, एगो चौड़ाई, यानी कि 3D। इसे कहे त्रिविम, त्रिविम मतलब 3D, इस प्रकार से। ठीक, एगो एक वाई एक्सिस वाला ऊपर, एक्स एक्सिस वाला इधर, लेकिन जेड एक्सिस वाला आगे रुके होगा। ठीक, इसे कहेंगे त्रिविम, 3D। ठीक, तो 3D इसको पहले नोट कर लीजिए। ठीक, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तीसरा है क्रिस्टली, दूसरा हो गया द्विविम, तीसरा होता है त्रिविम। त्रिविम को समझाते हैं, काफी महत्वपूर्ण है। ठीक, तीसरा त्रिविम क्रिस्टलीय जालक। त्रिविम मतलब क्या होता है, 3D। ठीक, इसका परिभाषा लिखेंगे, इसमें अवयवी कण, इसमें अवयवी कण त्रिविम में पुनर्वृत्त करता है। ठीक, त्रिविम में पुनरावृत्त करता है, पुनरावृत्त करता है। इसमें जो अवयवी कण होता है वो 3D में पुनर्वृत्त करता है। तो कैसे होगा, चलिए बताते हैं 3D में कैसे होगा। स्ट्रक्चर बनाते हैं, 3D क्रिस्टलीय जालक का संरचना बनाते हैं। ठीक, 3D में इस प्रकार से आप लोग भी बनाना सीखिए, ध्यान से आप लोग भी कॉपी कलम निकालिए, बनाइए, क्योंकि फिर बाद में आप लोग नहीं बना पाइएगा। देखिए और ध्यान से, हम 2 बार बना कर दिखाएंगे, एक बार ऐजा, एक बार ओजा। इसे कहीं कहते हैं संपूर्ण क्रिस्टलीय जालक, इसे कहते हैं जो हमारा मेन क्रिस्टलीय जालक होता है। ठीक, इसे क्या कहते हैं, त्रिविम
संपूर्ण क्रिस्टल जालक, इसे कहते हैं 3D वाला को ही संपूर्ण क्रिस्टल जालक कहते हैं। इसको बनाना थोड़ा टफ होता है, इसलिए हम आपको 2 बार बना कर दिखा देते हैं, आप लोग समझ जाइए। पहली बार हम बना रहे हैं, देख लीजिए ध्यान से, फिर दूसरी बार आपको फिर साथ साथ में कॉपी कलम लेकर बनाना है। आप जल्दी से कॉपी कलम निकालिए और बनाना शुरू करिए, ठीक। तुरंत कॉपी कलम निकालिए अभी और बनाना शुरू कीजिए। देखिए इस प्रकार से पहले हम लोग 3D बनाने के लिए पहले वो घन का बना लेंगे, जो हम लोग 10वीं कक्षा में बनाते थे, घन, ठीक, घन। ये हो एक वर्ग, एक और वर्ग इस पे बना देंगे। इस प्रकार से, ठीक। इस प्रकार से बनाने के बाद इसको कोना से कोना जोड़ दीजिए, इसको कोना से कोना जोड़ दीजिए, इसको कोना से कोना, इसको कोना से कोना, ठीक, सबको कोना से कोना जोड़ना है। कोना से कोना का सबको जुट गया, ठीक। उसके बाद क्या करना है, देखिए पहिलका वर्ग के बीच में एक लाइन खींच देना है। पहिलका जो है ना, ये वाला पहिलका के बीच में एक लाइन खींच देना है, ठीक। इसको बीच बीच दो, फिर दूसरा के बीच में खींचना, दूसरा ये है, इसके बीच बीच में यहाँ होगा, यहाँ से, ठीक। इस प्रकार से खींचना है। इसके बीच में, ये वाला के बीच में दूसरा का बार बनाए थे, उसका पहले का बीच में, ठीक। उसके बाद इसको जोड़ देना है इस प्रकार से, ठीक। इधर खींचने के बाद अब इसका बीच में खींचिए, इसका बीच कहाँ हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा, ये होगा नहीं, नीचे थोड़ा होगा, नीचे यहाँ पे, हाँ यहाँ पर इसे यहाँ तक हो जाएगा, और इसका थोड़ा ऊपर होगा, यहाँ से इसे यहाँ तक, ठीक। इस प्रकार से बीच बीच में हो जाएगा बिंदु बना के, ठीक। इसको भी मिला दीजिए। इसको मिलाने के बाद इसको बीच में से काटिए, जो बनाए हैं इसको भी बीच में से दे दीजिए, इस प्रकार से, इसको भी बीच में से कर देंगे। सबका फिर बीच में से काटना स्टार्ट कीजिए, इसको भी बीच में से काटेंगे, इसको भी बीच में से, यहाँ पर, ठीक। इसको भी बीच में से कटाएगा, ठीक। ये भी बीच में से कटाएगा इस प्रकार से, और इसको भी बीच में से कटाएगा, और यहाँ पे भी बीच में से काट दीजिए, बन गया। इसी को कहते हैं हम लोग संपूर्ण क्रिस्टलीय जालक या फिर त्रिविम क्रिस्टलीय जालक 3D में। यही हो गया हमारा। नहीं समझ में आया होगा कैसे बनाए, हम फिर से दोबारा बना रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं, ध्यान से समझिए, ध्यान से समझिए कैसे बनेगा, ठीक। ध्यान से देखिए, फिर से बना रहे हैं इसको। यही होता है त्रिविम क्रिस्टलीय जालक, ठीक। इसी को कहते हैं 3D। संपूर्ण क्रिस्टल जालक भी इसी को कहते हैं 3D, त्रिविम क्रिस्टलीय जालक भी इसी को कहते हैं, ठीक। फिर से बना के आपको दिखाते हैं कैसे बनाना है, कैसे बनाना है, ध्यान से देखिए। फिर से पहले क्या करना है, इस प्रकार से एक घन बना लेंगे, इस प्रकार से घन बना लिए, ठीक। उसके बाद इसको बीच में से चीर दीजिए, और आसान बना दे रहे हैं इसको, ठीक। बीच में से चीर दीजिए, बीच में से चीर दिए। उसके बाद एक और घन बनाइए इसके बगल में। घन मतलब जानते हैं ना, इस प्रकार से, इसको क्या बोलते हैं, आयत, ठीक। आयत प्रकार के इसको ही बना दें, इस प्रकार से बना दी। इसको भी बीच में से देखिए, बीच में पॉइंट यहाँ होगा, इधर यहाँ होगा, इसको भी बीच में से चीर दीजिए, इसको बनाया, फिर जोड़ दीजिए कोण 1, ये कोण जुड़ा जाएगा, ये कोना जुड़ा जाएगा, ये कोना भी जुड़ जाएगा, और ये कोना भी जुड़ जाएगा, ये दोनों भी जोड़ दीजिए, जो बीच बीच से दोनों के काटे हैं ये भी जोड़ दीजिए, ठीक। इस प्रकार से बना लिए हैं, इस प्रकार से बनाइए। उसके बाद फिर इसको यहाँ से इसका बीच में खोजिए, लाइन जो है ना छोटका, इसका बीच में यहाँ हो जाएगा, इधर छोटका देखिए, इधर ये वाला के नीचे वाला के, ठीक। इसका बीच में यहाँ हो जाएगा, इसको मिला दीजिए, ठीक। और ऊपर वाला के देखिए, ऊपर वाला का बीच में यहाँ होगा, इसका बीच में यहाँ, इस प्रकार से इसको मिला दीजिए। चलिए, मिलाने के बाद इसको भी जोड़ दीजिए, इस प्रकार से उसको जोड़े थे, पहले यहाँ पे जोड़े थे, उस प्रकार से इसको भी जोड़ देंगे। इस प्रकार से बना लेना है। अगर इस प्रकार से बन गया है तो आपको कुछ नहीं करना है, दम आसान हो गया, ठीक। इस प्रकार से कैसे करके बना लेना है। उसके बाद यहाँ पे बूंदा
यहाँ पे बूंदा, जितना भी लाइन दिख रहा है बूंदा बीच में चल जाएंगे। यहाँ पे बीच में बूंदा दे देते हैं, यहाँ पे बीच में बूंदा, और यहाँ पे बीच में बूंदा, यहाँ पे बीच में बूंदा, यहाँ पे बीच में बूंदा। ठीक, अब सबको जोड़ दीजिए। इसको जोड़ेंगे इस प्रकार से, इसको जोड़ेंगे इस प्रकार से, इसको जोड़ेंगे इस प्रकार से, इसको जोड़ेंगे इस प्रकार से। ठीक, इस प्रकार से जोड़ दीजिएगा। फिर इसमें इसको भी जोड़ेंगे इस प्रकार से, फिर इसको भी जोड़ देंगे, इसको भी बीच में से दे देंगे, और ये तीनों को फिर से जोड़ देंगे। ठीक, इस प्रकार से हमारा बन गया यही 3D संपूर्ण क्रिस्टल जालक। यही हो गया हमारा संपूर्ण क्रिस्टल जालक। अगर अभी भी नहीं समझ में आया है तो वीडियो को रिवाइंड कीजिए, आप फिर से देखिए। पहले इसको बनाते हैं वो भी देखिए, फिर इसको देखिए, फिर से वीडियो को, क्योंकि आपको ये वीडियो रिकॉर्डेड फॉर्मेट में जा रहा है, इसमें आपको फायदा होता है। ऑनलाइन क्लास में यही तो फायदा होता है कि नहीं समझ में आया तो फिर से वीडियो पॉज करेंगे, फिर से पीछे जाएंगे, 10-20 सेकंड पीछे जाइए, फिर से देखिए कैसे बनाए हैं, फिर से समझ जाइए। ठीक, ये हो गया हमारा त्रिविम क्रिस्टलीय जालक, किसी को कहते हैं क्रिस्टलीय जालक। अब एकक कोष्ठिका को समझते हैं। अब हमारा अगला टॉपिक क्या है? एकक कोष्ठिका। जो ये आप देख रहे हैं ना, ये वाला जिससे बना होता है, ये वाला, इसका एक छोटा सा अंश, इसे कहते हैं एकक कोष्ठिका। ठीक, इसको क्या बोलेंगे? एकक कोष्ठिका। इसी को बोलते हैं एकक कोष्ठिका। ठीक, इससे हमारा परिभाषा निकलता है कि ठोस पदार्थ की क्रिस्टलीय संरचना की सबसे छोटी पुनरावृत्ति इकाई होती है। ठीक, एकक को एकक कोष्ठिका कहते हैं। क्रिस्टल की संरचना, एकक कोष्ठिका किसे कहते हैं? अब हमारा अगला टॉपिक होगा एकक कोष्ठिका। जो ये आप देख रहे हैं ना, ये इसके चारों से एक जो होगा ना, इसको कहेंगे एकक कोष्ठिका। ठीक, एक उसको एकक कोष्ठिका कहेंगे। ये टोटल नीचे 4 गो, ऊपर 4 गो होता है। देखिए, ठीक, नीचे 4 गो हो गया, पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। नीचे 4 गो, ऊपर 4 गो होता है। इस प्रकार से आपको दिखाते हैं संरचना बना के। देखिए, हमारे पास ये इरेजर है, देखिए बुक पे रखेंगे। 4 गो नीचे, पहला, दूसरा, ठीक, ये हो गया हमारा तीसरा, और ये हो गया हमारा चौथा। इस प्रकार से 4 गो नीचे होगा, फिर 4 गो ऊपर से होगा। ठीक, इस प्रकार से पहला, दूसरा, घनाकार सब होगा। ठीक है, तीसरा, और ये चौथा। इस प्रकार से संरचना जो होगा इसको कहते हैं हम लोग एक का कोष्ठिका, संपूर्ण क्रिस्टल जालक। यही होता है 4 गो ऊपर, 4 गो नीचे, इस प्रकार से। ठीक, देखिए, 4 गो ऊपर, 4 गो नीचे होता है संपूर्ण क्रिस्टल जालक। इसी प्रकार से देखिए, यही हमारा संपूर्ण क्रिस्टल जालक, 4 गो ऊपर और 4 गो नीचे होता है। ठीक, इसमें जो एक कण होता है उतना सारा बड़ा है, जिसमें से एक को निकाल देंगे, उतना सारा से मिलकर बना है। टोटल 8 गो से मिलकर बना है, 4 गो ऊपर, 4 गो नीचे, उसमें से एक को निकाल देंगे। इसी को कहा कहेंगे, ये एक को निकाला है, नीचे 2 गो था ना, इसमें से एक को निकाल दिए हैं, इसी को कहा जाता है एकक कोष्ठिका। ठीक, तो एकक कोष्ठिका क्या हो गया? एकक कोष्ठिका होगा, इसका परिभाषा लिखेंगे, ठोस पदार्थ की क्रिस्टलीय संरचना की सबसे छोटी पुनरावृत्ति इकाई, एकक कोष्ठिका। अगला टॉपिक हमारा क्या होगा? एकक कोष्ठिका। एकक कोष्ठिका। एकक कोष्ठिका क्या है? समझिए आप लोग ध्यान से। एकक कोष्ठिका कहेंगे क्रिस्टलीय ठोस के, क्रिस्टलीय ठोस के संरचना की सबसे छोटी पुनरावृत्ति को। ठीक, क्रिस्टलीय ठोस के संरचना का जो इसका संरचना क्रिस्टलीय ठोस की, इसकी सबसे छोटी पुनरावृत्ति, यानी जो एक होगा सबसे छोटी, सबसे छोटी पुनरावृत्ति, सबसे छोटी पुनरावृत्ति को
एकक कोष्ठिका कहते हैं। ठीक, एकक कोष्ठिका का परिभाषा समझिए आप लोग। क्रिस्टलीय ठोस की संरचना के सबसे छोटी पुनरावृत्ति, क्रिस्टलीय ठोस की जो पूरा संरचना है इसकी सबसे छोटी पुनरावृत्ति जो एक होगा इसे कहते हैं क्रिस्टलीय ठोस। इसकी संरचना इस प्रकार से होगा, एक घन बना दीजिएगा। ठीक, इस प्रकार से ये हो गया हमारा एकक कोष्ठिका। एकक कोष्ठिका काफी महत्वपूर्ण है, समझिए। क्रिस्टलीय ठोस की संरचना की सबसे छोटी पुनरावृत्ति को क्या कहेंगे? एकक कोष्ठिका। एकक कोष्ठिका समझ गए। क्रिस्टलीय ठोस की जो पूरा संरचना है, बड़का वो संरचना है क्रिस्टलीय ठोस की, इसकी सबसे छोटी पुनरावृत्ति ये वो जो सबसे छोटी है ये वाला, यहाँ पे नहीं बनाते, इसको इधर निकाल करते हैं। जो सबसे छोटी पुनरावृत्ति होगी उसी क्या कहेंगे? एकक कोष्ठिका कहेंगे। ठीक, इसे होते हो क्रिस्टलीय ठोस की संरचना की सबसे छोटी पुनरावृत्ति को एकक कोष्ठिका कहते हैं। अब एकक कोष्ठिका के अरेंजमेंट को समझते हैं किस किस प्रकार से होता है। इसको हम लोग इरेज कर देते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिएगा। ठीक, अब जो हमारा अगला टॉपिक है उसका नाम है एकक कोष्ठीय के प्रकार। एकक कोष्ठिका, ये जो हमारा एकक कोष्ठिका है इसका प्रकार। ठीक, देखेंगे एकक कोष्ठिका का परिभाषा समझ गए ना? जो क्रिस्टलीय ठोस की संरचना की सबसे छोटी पुनरावृत्ति को क्या कहते हैं? एकक कोष्ठिका कहते हैं। ठीक, एकक कोष्ठिका दो प्रकार के होते हैं। ठीक, हमारा एकक कोष्ठिका है वो कितने प्रकार का होता है? एकक कोष्ठिका दो प्रकार का होता है, एक होता है सरल घनीय, दूसरा होता है केंद्रित एकक कोष्ठिका। ठीक, पहला होता है सरल घनीय, दूसरा केंद्रित। पहला होता है सरल घनीय एकक कोष्ठिका तथा दूसरा होता है केंद्रित एकक कोष्ठिका। इन दोनों के बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में ध्यान से पूरी तरीके से समझेंगे। पूरा जो एकक कोष्ठिका है ना इसको फिर से रिवाइज करेंगे, कल फिर से स्टार्ट होगा। एकक कोष्ठिका को परिभाषा तो आपको बता दिए, कल फिर से परिभाषा बताएंगे और पूरी तरह से एकक कोष्ठिका को समझाएंगे। आज आप लोग त्रिविम जालक को समझ गए ना? जो मेन जालक होता है 3D बनाना, उसको आप लोग दूसरी बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा। जो 3D बनाए थे हम लोग 2 बार बनाए थे, उसको 2-3 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, वही हो मेन त्रिविम जालक। ठीक, और त्रिविम जालक 3 प्रकार के बता दिए आपको, 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल होता है। ठीक, सरल रेखा में रहेगा तो एक विमीय, एक प्लेन में रहेगा तो द्विविमीय, त्रिविम में रहेगा तो त्रिविमीय। त्रिविमीय बनाना संरचना सिखा दिए। ठीक, उसके बाद हम लोग समझे एकक कोष्ठिका किसे कहते हैं, उसका परिभाषा एकक कोष्ठिका के। उसके बाद एकक कोष्ठिका 2 प्रकार का, एक सरल घनीय, एक केंद्रित एकक कोष्ठिका। ये दोनों के बारे में, इसका संरचना कैसा होता है, इसका संरचना कैसा होता है, इन दोनों के बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में ध्यान से समझेंगे, क्योंकि और लेक्चर काफी लंबा हो जाएगा अगर हम इसको भी आगे समझा लें तो। ठीक, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और जो आपके लिए नया नया फीचर्स आपको बता रहे थे, नया नया आपके लिए सरप्राइज है, वो आपको हम कल बता देंगे। ठीक, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।